चार्ज करने का बेसिकली 3 मेथड है, ठीक है। चलो देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। तो जो चार्जिंग के मेथड है वो बेसिकली 3 तरीके के हैं। एक है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग, ठीक है। दूसरा बाय कंडक्शन मेथड और तीसरा बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है। चलो ठीक है। इस मेथड में बच्चों, इस मेथड में दो बॉडी को चार्ज करने के लिए उनका कांटेक्ट होना जरूरी है। क्या है? कांटेक्ट होना जरूरी है। दोनों बॉडी एक दूसरे कांटेक्ट में जब तक नहीं रहेंगे तब तक बाय फ्रिक्शन मेथड उस बॉडी को अपन चार्ज नहीं करें। सिमिलरली इसमें भी कांटेक्ट जरूरी है, लेकिन इसमें कांटेक्ट जरूरी नहीं है, विदाउट कांटेक्ट। इसको 1 बाय 1 करके डील करेंगे अपन विदाउट कांटेक्ट, ठीक है। चलो पहले अपन थोड़ा इसको देख लेते हैं एक साथ, क्या इसमें डिफरेंसेस है, ठीक है। चलो इसमें इस मेथड के लिए बच्चों, बाय फ्रिक्शन या रबिंग मेथड के लिए एट लीस्ट वन बॉडी मस्ट बी इंसुलेटर। एट लीस्ट वन बॉडीज मस्ट बी, बच्चों यहां वर्ड आ रहा है मस्ट बी इंसुलेटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अपने को दो बॉडी को बाय फ्रिक्शन चार्ज करना है तो कम से कम एक बॉडी इंसुलेटर होना ही चाहिए बच्चों, मस्ट है, ये बात याद रखना, ठीक है। इसमें बच्चों, इसमें क्या है, कंडक्शन के लिए दोनों बॉडी का कंडक्टर होना जरूरी है। क्या बच्चों? दोनों बॉडी का कंडक्टर होना जरूरी है। तो बोथ बॉडीज मस्ट बी कंडक्टर, इसमें क्या है, बॉडी कंडक्टर भी हो सकता है और इंसुलेटर भी हो सकता है। कंडक्टर भी हो सकता है बच्चों और इंसुलेटर भी हो सकता है। आई होप यहां तक बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, ये था पहला मेथड बाय फ्रिक्शन। दूसरा जो मेथड है, सॉरी, ये है कंडक्शन। जो तीसरा है वो है इंडक्शन, ठीक है। अब इसको 1 बाय 1 करके डिटेल में देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए पहले मेथड की बात करते हैं। पहला मेथड है फ्रिक्शनल मेथड। क्या है? बॉडी को चार्ज करने का पहला मेथड है बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन या बाय रबिंग, ठीक है बच्चों। चलो तो पहला देखते हैं, फ्रिक्शन मेथड या इसको बोलते हैं रबिंग मेथड, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन मेथड होगा क्या बच्चों? फ्रिक्शन, जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू ये बॉडी चार्ज होती है। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड each other, then there will be transfer of electron, यह है फ्रिक्शन मेथड, ठीक है। चलो ठीक है, अपन क्या करते हैं, दो बॉडी लेते हैं।
एक बॉडी है ए और दूसरा बॉडी है बी, ये ए और ये बी, दोनों को मैंने क्या किया, रब किया। इसको रब करने के बाद मैंने इसको सेपरेट आउट किया, तो मैंने पाया कि ए पे नेगेटिव चार्ज हो गया और बी पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो यहाँ जानने वाली बात यह है कि दोनों बॉडी को मैंने साथ रब किया तो एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये कैसे? हमको कैसे पता चलेगा कि ए पे नेगेटिव आएगा और बी पे पॉजिटिव आएगा? सोचो बच्चों, क्यों नहीं बी से इलेक्ट्रॉन निकल के ए पे चला गया? यहां तो बी से ए पे गया हुआ है, क्यों नहीं ए से बी पे चला गया? मतलब बी क्यों नहीं नेगेटिवली चार्ज हुआ? हमने दो बॉडी लिया, दोनों को रब किया तो ए पे नेगेटिव चार्ज हो गया और बी पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपने, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, वर्क फंक्शन। क्या पढ़ा होगा बच्चों? वर्क फंक्शन। तो आपने वहां डेफिनेशन देखा होगा कि वर्क फंक्शन जो होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। मतलब किसी भी बॉडी के सरफेस से अपन इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसमें जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा वो उस बॉडी का वर्क फंक्शन होगा, और हर एक बॉडी का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो लिख डालो वर्क फंक्शन क्या होता है, लिख डालो बच्चों, वर्क फंक्शन लिख डालो। डेफिनेशन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा बच्चों? वर्क फंक्शन। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to eject the electron from the metal surface। ठीक है, तो जिस मेटल सरफेस के पास मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो जाहिर सी बात है उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मतलब अगर मैं यहां बात करूं और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो बॉडी क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज। मतलब अगर मैं देखूं तो जो बॉडी ए का वर्क फंक्शन है और बी का जो वर्क फंक्शन है, इस पे कमेंट करो बच्चों। तो किससे इलेक्ट्रॉन निकला पहले? जब इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो वो बॉडी पे चार्ज का नेचर क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, देखो बी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो बी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि सबसे पहले किससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ? बी बॉडी से। किससे हुआ? बी बॉडी से। तो वर्क फंक्शन ऑफ बी जो होगा वो कम होगा वर्क फंक्शन ऑफ ए से। क्या होगा बच्चों? जिस बॉडी का वर्क फंक्शन मिनिमम होगा उससे इलेक्ट्रॉन पहले इजेक्ट आउट होगा, और इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से इजेक्ट आउट होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका वर्क फंक्शन क्या है बच्चों? कम है। उसका वर्क फंक्शन क्या है बच्चों? कम है। मतलब वर्क फंक्शन ऑफ बी, सॉरी बच्चों मैं इसको ऊपर लिखता हूं, वर्क फंक्शन ऑफ बी इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ ए। ठीक है, आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इस मेथड के द्वारा किसी भी बॉडी को चार्ज करने की कुछ रिक्वायरमेंट हैं, कंडीशन रिक्वायर्ड हैं। उन कंडीशन को वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, कंडीशन रिक्वायर्ड, जो कंडीशन रिक्वायर्ड है उसको अपन देखते हैं। ठीक है, जो फ्रिक्शन मेथड में पहला कंडीशन रिक्वायर्ड है वो है कि
at least one bodies must be, should भी नहीं बच्चों, must be insulator, ये होना ही चाहिए अगर आपको फ्रिक्शन मेथड से उस बॉडी को चार्ज करना है। दूसरा बच्चों, देयर शुड बी स्लाइट वेरिएशन इन वर्क फंक्शन ऑफ बोथ बॉडीज, मतलब वेरिएशन इन वर्क फंक्शन, ठीक है बच्चों। जो तीसरा रिक्वायरमेंट है, अगर मान लो जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इस बॉडी का नाम है ए और ये बॉडी का नाम है बी, तो अपन बोल सकते हैं कि वर्क फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी, मतलब जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, वो बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसमें जो अगली प्रॉपर्टी है, जो अगला कंडीशन रिक्वायर्ड है, वो है चौथा नंबर जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो है बच्चों कि अगर इस मेथड से दो बॉडी चार्ज होती है तो उन दोनों बॉडी पे चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी बट नेचर अलग अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा तो दूसरे में गेन होगा, दूसरा उसको गेन कर लेगा। तो एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है बच्चों। आई होप यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो ठीक है, इसका फटाफट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान लो क्या, अगर ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ जो है नेगेटिवली चार्ज होती है। अगर ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करें, सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो अपने को क्या मिलता है बच्चों, ये हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज और ये हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। मतलब इस जो वर्क फंक्शन ग्लास रॉड का होगा वो कम होगा वर्क फंक्शन ऑफ सिल्क से ना। सही लिखा ना, बिल्कुल सही लिखा। ठीक है, चलो अगर ड्राई कम करते हैं ड्राई हेयर में, अगर ड्राई हेयर में कम करें तो अपना जो ड्राई हेयर है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो कम है उस पर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि वर्क फंक्शन ऑफ ड्राई हेयर जो है वो कम है वर्क फंक्शन ऑफ कम से। ठीक है, एक और बात बच्चों, क्लाउड जो होता है वो फ्रिक्शन मेथड से ही चार्ज होता है। ठीक है, क्लाउड जो होता है बच्चों वो क्या होता है, क्लाउड चार्ज बाय फ्रिक्शन मेथड, क्लाउड चार्ज बाय फ्रिक्शन मेथड, क्लाउड चार्ज बाय फ्रिक्शन मेथड, क्लाउड होता है क्या बच्चों, जो क्लाउड होता है वो आइस प्लस वाटर का मिक्सर होता है। तो अगर क्लाउड चार्ज हो रहा है बच्चों, क्लाउड चार्ज हो रहा है, मान लो कि ये दोनों एक दूसरे से रब हुआ, रब होने के बाद हम मान लेते हैं कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अगर नेगेटिवली चार्ज क्लाउड है और पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड है तो सोचो बच्चों, जो नेगेटिवली चार्ज क्लाउड होगा उसका मास ज्यादा होगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड होगा उसका मास ज्यादा होगा। तो अगर हम देखें तो
इसमें गेन मास, जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा इसमें गेन होगा। मतलब अगर अपने इन्वायरमेंट में जाए तो नेगेटिवली चार्ज क्लाउड जो होता है वो अर्थ के सरफेस के पास होता है, और पॉजिटिवली चार्ज जो क्लाउड होता है वो अर्थ के सरफेस से दूर होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि इसका जो मास है बच्चों वो कम है नेगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहा होगा, इस पे ज्यादा फोर्स। हेलो बच्चों, कैसे हो? लेक्चर 2 में हमने एक होम असाइनमेंट दिया था, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है? तो उसका सॉल्यूशन ये है कि मैं मान लेता हूं कि टाइम t इक्वल टू टी पे चार्ज उस बॉडी पे q आ जाता है, ठीक है? तो q क्वांटाइजेशन रूल के अनुसार q इक्वल टू कितना हुआ, n इंटू ए, ठीक है? तो q हमको गिवन था -3.2 नैनो कूलम, ठीक है? तो उसकी वैल्यू मैंने डाल दी, और n था 10⁻10 अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड। तो t सेकेंड में कितना अल्फा पार्टिकल फॉल हो जाएगा, 10⁻10 अल्फा इंटू टी इज इक्वल, और एक अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है बच्चों, +2e, ठीक है? तो वैल्यू पुट करने के बाद अपने को टाइम की वैल्यू आ रही है 1 सेकेंड। आई होप बच्चों सबका आंसर 1 सेकेंड ही मिला होगा। चलिए ठीक है, तो हम डील कर रहे थे कि मेथड ऑफ चार्जिंग। तो हमने पहला मेथड देखा था बच्चों फ्रिक्शनल मेथड या रबिंग मेथड, ठीक है? जो दूसरा मेथड है वो है कंडक्शन। ठीक है? कंडक्शन का मतलब क्या होता है? जब एक चार्ज कंडक्टर को, ध्यान से सुनना बच्चों, जब एक चार्ज कंडक्टर को दूसरे चार्ज या न्यूट्रल कंडक्टर के साथ कनेक्ट किया जाए या उसके कांटेक्ट में लाया जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हो उन दोनों के बीच में, तो चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा, ठीक है? ये कार्य तब तक होते रहेगा दोनों कंडक्टर्स के बीच जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है? चलो बच्चों, आई होप इसको आप समझ लिए होंगे। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि व्हेन ए चार्ज कंडक्टर is connected to a charge or neutral conductor, then there will flow of charge from high potential to low potential till their potential becomes same. इसको मैं बोल रहा हूं कॉमन पोटेंशियल BC, ठीक है बच्चों? तो कंडक्शन जो चार्जिंग की एक ऐसी मेथड है जिसमें एक चार्ज कंडक्टर को एक न्यूट्रल कंडक्टर और चार्ज कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, तो चार्ज का फ्लो चालू हो जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये चार्ज तब तक फ्लो होते रहता है जब दोनों कंडक्टर पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है बच्चों? ठीक है, चलिए यहां एक वर्ड हमको मिला है बच्चों, पोटेंशियल। यहां एक वर्ड मिला है पोटेंशियल, ठीक है? तो एक स्फेरिकल कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो होता है बच्चों, यहां बस नोट में लिख लो, नोट में, कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है? इसकी रेडियस r है और मान लो इस पे +q चार्ज है, तो इसका जो पोटेंशियल होता है
इसमें जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका यूज जो है कंडक्शन के न्यूमेरिकल्स करते वक्त करेंगे यूज, ठीक है। चलिए, तो अगर एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है बच्चों, तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि वहां लॉस होगा एनर्जी का, ठीक है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी बच्चों? डिक्रीज करेगी। आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो जब चार्ज फ्लो होगा बच्चों तो क्या होगा? उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्या करेगी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की डिक्रीज करेगी। तो लिख लो यहां पॉइंट कि व्हेन चार्ज फ्लोज, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज करेगी, मतलब हीट लॉस होगा, ठीक है। सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी बच्चों? डिक्रीजेस, ठीक है, ठीक है। चलो, जैसे हमने फ्रिक्शन के वक्त कुछ रिक्वायर्ड कंडीशन देखे थे, तो कंडक्शन में भी कुछ रिक्वायर्ड कंडीशन है, उसको अपन वन बाय वन करके देखते हैं, ठीक है। तो जो पहला रिक्वायर्ड कंडीशन है बच्चों, रिक्वायर्ड कंडीशन, तो जो पहला रिक्वायर्ड कंडीशन है बच्चों वो है कि दोनों बॉडी का कंडक्टर होना जरूरी है। ये तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि बोथ बॉडीज मस्ट बी कंडक्टर, दोनों बॉडी का कंडक्टर होना जरूरी है, ठीक है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये वो है कि दोनों बॉडीज जो होती है इस चार्जिंग प्रोसेस के थ्रू सेम नेचर ऑफ चार्ज एक्वायर करती है। क्या करती है? दोनों बॉडी पे सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा। हमने फ्रिक्शन में देखा था कि इक्वल एंड अपोजिट नेचर आ रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों चार्ज बॉडी पे जो नेचर होगा वो सेम होगा। मीन्स बोथ बॉडीज acquire same nature of charge, ओके। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है? नहीं, ठीक है। चलिए, जो तीसरा मेथड है वो है इंडक्शन। क्या बच्चों? इंडक्शन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय इंडक्शन। जब किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब लाते हैं, टच नहीं करते हैं बच्चों, करीब लाते हैं, तो जो न्यूट्रल बॉडी होता है उसके अंदर चार्जेस जो होंगे वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ ए चार्ज बॉडी is brought near a neutral body, then क्या होगा बच्चों? then redistribution of charges inside the neutral body takes place, ठीक है। This phenomena
is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो अगर किसी चार्ज बॉडी को अपन न्यूट्रल बॉडी के समीप लाते हैं, अगर किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के समीप लाते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का। किसके अंदर बच्चों? न्यूट्रल बॉडी के पास, इनसाइड द न्यूट्रल बॉडी। यहाँ लिख लेना बच्चों, न्यूट्रल बॉडी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज होने लगता है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, यह जो फिनोमिना है बच्चों, यह जो फिनोमिना है वो बॉडी फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि इस जो न्यूट्रल बॉडी है उसके अंदर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करो, स्टेटमेंट को लिख लो। ठीक है, चलो लिख लिए होगे, चलो मैं रफ कर देता हूँ। इसमें लिखो, इसमें ये पॉइंट जो होगा ये है कि दिस इज बॉडी फिनोमिना। क्या है बच्चों? दिस इज बॉडी फिनोमिना, बॉडी फिनोमिना। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई, बॉडी फिनोमिना क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, और अपन पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे कि दिस इज अप्लीकेबल फॉर कंडक्टर एंड इंडक्टर बोथ, मतलब कंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ, सॉरी। हाँ, तो अप्लीकेबल फॉर कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स बोथ, ये दोनों के लिए होता है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो, मैं क्या करता हूं, एक चार्ज बॉडी लाता हूं। ठीक है, इस पे मान लो प्लस चार्ज। ठीक है, मैं यहाँ एक न्यूट्रल बॉडी रखता हूँ। ठीक है, दिस बॉडी इज न्यूट्रल, दिस बॉडी इज न्यूट्रल। ये क्या है बच्चों? ये न्यूट्रल बॉडी है। क्या है बच्चों? ये न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है नेट चार्ज जीरो है। हाँ, नेट चार्ज ही नहीं है ये नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, जब अपन अब हम इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग बॉडी। इसका नाम क्या है जिसको अपन पास लाते हैं? इंड्यूसिंग बॉडी। इसको सोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सोर्स। और ये जो बॉडी है इसको बोलेंगे अपन इंड्यूस बॉडी। क्या बोलेंगे? इंड्यूस बॉडी, इसको इंड्यूस बॉडी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जब अपन इस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के करीब लाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है। तो होगा क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज जो कंडक्टर होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इधर वर्चुअल चार्ज हिट हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना माइनस चार्ज होता है, तो इधर अपन माइनस भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो इस बॉडी पे चार्ज आएगा, जो इस इंड्यूस बॉडी पे चार्ज आएगा, उसकी जो वैल्यू होगी, जो इंड्यूस बॉडी पे चार्ज आएगा, इसको अपन बोल रहे हैं क्यू इंड्यूस। ठीक है, इस पे मान लो क्यू नॉट चार्ज है। ठीक है, तो जो इस बॉडी पे चार्ज आएगा, न्यूट्रल बॉडी पे इंड्यूस होकर चार्ज आएगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो एक रिलेशन से इंटरलिंक है कि क्यू इंड्यूस की जो वैल्यू होती है बच्चों वो है माइनस क्यू नॉट 1 माइनस 1/k। ठीक है बच्चों, जहां क्यू इंड्यूस है इंड्यूसिंग बॉडी पे चार्ज। ठीक है, हाँ सर ये बताओ ये माइनस साइन क्यों? तो ये जो माइनस साइन है ये क्या डिनोट कर रहा है? तो ये डिनोट कर रहा है नेचर ऑफ ये डिनोट कर रहा है नेचर ऑफ चार्ज ऑन
चार्ज ऑन इंड्यूस बॉडी, इंड्यूस बॉडी मतलब अगर सोर्स बॉडी पे जिस नेचर का चार्ज होगा उसका अपोजिट नेचर होगा इस न्यूट्रल बॉडी जब ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो पूछ लो। ठीक है, यहाँ पे के क्या है सर? तो यहाँ जो के है ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिटेल में डील करेंगे जब अपन कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या होता है, इसका डिफिनीशन वगैरह सब देखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं रहती है। जैसे ये जो के की वैल्यू होती है ना बच्चों, ये 1 होती है। किसके लिए पता है? वैक्यूम के लिए। ठीक है, वैक्यूम के लिए। ठीक, चलो एक के की वैल्यू जो होती है वो 81 होती है। किसके लिए? आपने पढ़ा होगा। ये जो के इक्वल 81 है ये वाटर के लिए होता है। ठीक है, ठीक है। जो के की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। किसके लिए पता है? बताओ। मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए। किसके लिए? मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए। आई होप यहाँ तक वीडियो पॉज करो और लिख डालो। ठीक है, चलो ठीक है। तो सर एक बात बताओ, आप के इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दो, जो फॉर्मूला लिखे हो ना आप उसमें के इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दो। तो जैसे ही मैं यहाँ के इक्वल टू इन्फिनिटी डालूंगा, जैसे ही मैं के इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करूंगा तो कितनी वैल्यू आ रही होगी बच्चों? फॉर मेटल्स या कंडक्टर्स, फॉर मेटल्स या कंडक्टर्स, मेटल्स और कंडक्टर्स के लिए जो क्यू इंड्यूस की वैल्यू आ रही होगी वो माइनस क्यू नॉट के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। यहाँ तक आई होप आप बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लो। चलो ठीक है। ये जो इंडक्शन मेथड होता है ना बच्चों, उसके लिए अपन 2 केस बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं? 2 केस बना रहे हैं। इंडक्शन मेथड के 2 केस, एक विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग देखेंगे और दूसरा देखेंगे विदाउट अर्थिंग। ठीक है, चलो इंडक्शन का केस 2 है। ठीक है, एक देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग, इंडक्शन बाय अर्थिंग, केस 1। केस 1, केस 1 क्या है बच्चों? केस 1 है इंडक्शन बाय अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग। ठीक है, दूसरा केस है बच्चों, जो दूसरा केस अपन डील करेंगे वो है इंडक्शन विदाउट अर्थिंग। ठीक है, इंडक्शन विदाउट अर्थिंग। ठीक है बच्चों, विदाउट अर्थिंग। आयो यहाँ तक बात समझ में। चलिए 1 बाय 1 करके इसको डील करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। केस 1 देख रहे हैं। ठीक है, केस 1 क्या लिखा था मैं? इंडक्शन बाय अर्थिंग। ठीक है, केस 1 क्या था? केस 1 था इंडक्शन बाय अर्थिंग। ठीक है, चलो इसमें मैं स्टेप वाइज दिखा रहा हूं। मैंने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी लिया। ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। एक न्यूट्रल बॉडी लिया, ये लो न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा है ना, कल बता चुका था क्यों। ठीक है, चलो इस पे प्लस माइनस माइनस प्लस ये ऐसा चार्ज है। ठीक है, ठीक है। अभी मैं पूछूं बच्चों तो इस पे क्यू नेट की वैल्यू कितना है? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, तो अभी ये जो बॉडी है वो न्यूट्रल है, तो इस पे नेट चार्ज कितना है? क्यू नेट की वैल्यू 0 है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में एक इंड्यूसिंग बॉडी को इसके करीब लाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों? इंड्यूसिंग बॉडी को इसके करीब लाते हैं। जो इंड्यूसिंग बॉडी है बच्चों वो अपन ले रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, इस इंड्यूसिंग बॉडी को इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास लाते हैं। ठीक है,
लो ला दिया, ये लाया, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, अभी बता चुका था, इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे क्या, नेगेटिव चार्ज, इधर कौन एक्यूमुलेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अभी भी आपसे कोई पूछे कि इस पे नेट चार्ज कितना है, इस पे नेट चार्ज कितना है बच्चों, यह है सोर्स या इंड्यूसिंग बॉडी बोल दो, ठीक है, यह है इंड्यूस बॉडी, ठीक है। तो इस पे अभी भी क्यू नेट कितना है बच्चों, अभी भी क्यू नेट 0 है, लेकिन चार्जेस जो है रीअरेंज हो गए हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो अपन क्या करते हैं थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, थर्ड स्टेप को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। जो थर्ड स्टेप में अपन ये काम कर रहे हैं कि इस बार ये रहा, मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये रहा इंड्यूसिंग सोर्स बॉडी, ठीक है, इसको इंड्यूसिंग बॉडी बोलेंगे, और ये रहा अपना ये। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ था प्लस चार्ज। इस बार मैंने क्या किया, अर्थिंग कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, अर्थिंग कर दिया, मैंने यहाँ अर्थिंग कर दिया, ठीक है। चलो क्या होगा बच्चों, सोचो जब मैं इस बॉडी को अर्थिंग कर दूंगा तो क्या होगा, कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज अर्थिंग में चला जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग में चला जाएगा, सोचो नेगेटिव चार्ज अर्थिंग में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ इंटरेक्शन है, इन दोनों चार्जेस के बीच इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन मतलब इनके बीच में फील्ड के थ्रू फोर्स लग रहा है, तो ये जो चार्ज होगा वो इधर अट्रैक्ट होके रहेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो अर्थ के थ्रू जाना चालू हो जाएंगे, ठीक है, अर्थ की तरफ मूव करना चालू कर देंगे। चलो बच्चों, कई बच्चों को डाउट होगा कि सर कि अगर अर्थिंग इधर ना करके अर्थिंग नेगेटिव साइड कर दे तो क्या होगा, क्या नेगेटिव चार्ज अंदर चला जाएगा, नहीं बच्चों। अगर हम इसी चीज को यहां लिखें, अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, अगर कोई आपको ऐसे दे देता है अर्थिंग करके तो आप घबराना नहीं बच्चों। अगर मान लो कि इधर नेगेटिव आया था और इधर पॉजिटिव, अगर अर्थिंग इधर भी होती ना बच्चों तब भी पॉजिटिव चार्ज ही उठ के जाता, ये बात याद रखना, पॉजिटिव चार्ज ही उठ के जाता। अभी भी क्या होगा, इनके बीच में फील्ड का इंटरेक्शन बना रहेगा। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड हो गए, ठीक है, तो हमने अर्थिंग हटा ली, लेकिन अभी भी सोर्स बॉडी को वही प्लेस करके रखा मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डी में ऐसे बनाया प्लस प्लस प्लस, ठीक है, और मैंने अर्थिंग रिमूव कर ली, क्या कर ली बच्चों, इस बार अर्थिंग रिमूव कर ली। तो क्या अर्थिंग रिमूव करने के बाद क्या ये चार्ज वापस रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, नहीं, अभी भी इनके बीच में फोर्स है, इंटरेक्शन है। तो यहाँ अर्थिंग रिमूव करने के बाद जो इधर के चार्ज हो गए वो तो अर्थ हो गए, तो ये फाइनल स्टेट बनी होगी जब हमने क्या किया बच्चों, अर्थिंग रिमूव कर दिया, क्या कर दिया, अर्थिंग को रिमूव कर दिया। अर्थिंग रिमूव कर दूंगा तो कुछ ऐसे। अब क्या करता हूं मैं, जो अगला स्टेप है उसमें मैं क्या करता हूं, इंड्यूस बॉडी और सोर्स बॉडी को रिमूव कर लेता हूं, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, इंड्यूस बॉडी और सोर्स बॉडी को हटा लेता हूं। जैसे ही सोर्स बॉडी को हटाऊंगा, मैं हटाऊंगा यहाँ से, तो ये चार्जेज जो होंगे यूनिफॉर्मली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस बॉडी पे। तो होगा क्या, अब ये जो अपना न्यूट्रल बॉडी था ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो अब ये बॉडी जो हो गई मेरी वो हो गई इंड्यूस्ड, मतलब इस पे आप इंडक्शन के थ्रू चार्ज आ गया, ठीक है। तो पहले यही बॉडी न्यूट्रल थी, अब क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। क्या हो गई बच्चों, नेगेटिवली चार्ज हो गई। सोचो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लेके आता तो क्या होता, नेगेटिव लेके आता
तो इलेक्ट्रॉन इधर रिपेल आउट हो जाते, तो ये जहां प्लस बना हुआ है वहां पे कौन चला जाता बच्चों, वहां पे नेगेटिव चार्ज चला जाता। और अभी भी तब उस केस में इस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव का इंटरेक्शन बना रहता, तो फाइनली वो बॉडी क्या हो जाती, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती। ठीक है, मतलब हमको इससे साफ साफ ये पता चलता है कि बाई इंडक्शन अपन सेम नेचर ऑफ चार्ज नहीं ला सकते जैसे कंडक्शन में ला रहे थे। ठीक है, आई होप बच्चों यहां तक आपको बातें क्लियर होगी। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं एक ये था केस नंबर 1। केस नंबर 2 है इंडक्शन बाई इंडक्शन विदाउट अर्थिंग। ठीक है, केस 2 जो है वो क्या, इंडक्शन विदाउट अर्थिंग। आई होप इसको आपने लिख लिया होगा बच्चों, पॉज करके लिखते रहना, नोट्स मेंटेन करते रहना, क्योंकि जितनी बेसिक होती है वो चीज़ें मैं छोड़ता है बताते रहता हूँ। ठीक है, जो तो दूसरा केस है बच्चों वो क्या, वो है इंडक्शन विदाउट अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग। ठीक है, चलो इसको मैं मैंने पहला स्टेप लिया कि एक बॉडी लिया फिर दूसरी बॉडी लिया। ठीक है, एक बॉडी लिया और दूसरी बॉडी लिया। ठीक है, एक बॉडी लिया और दूसरी बॉडी लिया, मान लो कि इस पर प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, ऐसा है, और दूसरा भी ऐसे है। ठीक, चलो ठीक है, अपन क्या करते हैं, इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं। दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं और यहाँ पे एक सोर्स बॉडी को प्लेस कर देते हैं। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये बॉडी मान लो ए था और ये बी था, इसको मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड में रखा था बच्चों। ठीक है, ठीक है ना, बात समझ गए होंगे। अब इसका जो स्टेट होगा ये कुछ यूँ बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको, चलो ठीक है, ठीक है, तो सेम वही इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए होंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। ठीक है, और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में। अब मैं क्या करता हूँ, अब जो तीसरा स्टेप है बच्चों, इसमें क्या करता हूँ मैं कि इसको सेपरेट आउट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, सेपरेट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको जैसे सेपरेट आउट करूँगा तो इसकी स्थिति कैसी बन जाएगी बच्चों, इसकी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि ये सेपरेट आउट हो गया और अभी इसको मैंने रिमूव नहीं कर रखा है बच्चों। ठीक है, अगर पहले रिमूव कर लिए सोर्स बॉडी को तब तो चार्ज वापस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और न्यूट्रल केस हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको हटाना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको हटाना है, तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो ए पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और बी पे कौन सा चार्ज हुआ, जो बी बॉडी थी। ये है इंडक्शन विदाउट अर्थिंग। ठीक है, इंडक्शन विदाउट अर्थिंग।